शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 16 संस्कारों में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण संस्कार की संज्ञा दी गई है। विवाह से पूर्व अक्सर वर और वधू की कुंडलियों का मिलान किया जाता है, गुणों का मिलान किया जाता है ताकि उनके रिश्ते जो है विवाह के उपरांत भी बहुत मधुर बने रहें। ज्योतिष शास्त्र में सबको पता है, कहा गया है कि 36 गुण मिलने चाहिए और 36 में से अगर आपके 50% यानी 18% गुण भी मिल जाते हैं तब यह विवाह ठीक माना जाता है। लेकिन उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा गुण भी मिल जाते हैं तब भी बहुत अच्छी माना जाता है, लेकिन मिनिमम 18 गुण मिलना तो ज़रूरी है। लेकिन सपोज मान लीजिए अगर आपके 18 गुण मिल भी गए हैं और उसके बावजूद अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी नाड़ी में कोई दोष आ जाता है तो 18 से क्या अगर आपके 36 गुण भी मिल जाते हैं और 36 गुण के उपरांत नाड़ी दोष भी निकल जाता है तब भी 36 गुण मिलेंगे तो नाड़ी दोष नहीं होगा, यानी 18 से ज़्यादा 20-25 गुण भी अगर आपको मिल जाते हैं और उसमें से अगर आपका नाड़ी दोष भी निकल गया तो यह अत्यधिक अशुभ माना जाता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्योतिष की जो ग्रंथ हैं जो विवाह के ऊपर लिखे गए हैं उनका उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी वर या वधू जिनका गुण मिल जाते हैं लेकिन अगर नाड़ी दोष वहाँ पे निकल के आ जाता है तो नाड़ी दोष आने से उनके विवाह के पश्चात उनको निर्धनता से संबंधित प्रॉब्लम आती है, संतान होना मुश्किल हो जाता है, धन संबंधित प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। वर या वधू की अगर बहुत ज़्यादा नाड़ी दोष में प्रॉब्लम आ जाती है तो वर या वधू में से किसी एक का मृत्यु होना भी जायज़ है और उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी विपत्तियाँ आती रहती हैं। बल्कि ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ भी कहा गया है कि अगर ज़बरदस्ती अगर आप कई लोगों को मैंने देखा है कि जब कन्या वर के लिए वधू और वधू के लिए वर ढूंढते हैं और कहीं उनको नहीं भी मिल पाता है तब भी वह कुछ ना कुछ तिकड़म लगा करके विवाह करवा ही देते हैं। तो विवाह अगर उनका हो जाता है, उनकी अगर नाड़ी दोष निकलती है तो आगे वैवाहिक जीवन के पश्चात जो है पति पत्नी के शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो जाती है, शारीरिक रोग हो जाती हैं। बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर उनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न होती है तो उनको बहुत ही गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं और ख़ासकर रक्त से संबंधित प्रॉब्लम्स उन लोगों को, उनके बच्चों को बहुत अधिक होती है। इस प्रकार के कई सारे मामले देखे गए हैं। तो ऐसे दंपतियों को जो है संतान का सुख भी आगे चल के नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो है नाड़ी दोष सबसे महत्वपूर्ण है। तो अष्टकूट की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाली हूँ और ये आखिरी होता है 8 नाड़ी दोष। नाड़ी दोष में आपको 8 अंक मिलते हैं अगर आपकी नाड़ी दोष से रहित है तो आखिरी नाड़ी दोष कैसे देखा जाता है, क्या इसके फल होते हैं, क्या शुभ अगर आपकी नाड़ी मिल जाती है तो आपको भावी जीवन में किस प्रकार के क्या शुभ लाभ प्राप्त होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो है 3 प्रकार की नाड़ियों के बारे में बताया गया है। आखिरी नाड़ी दोष होता क्या है? विवाह से पूर्व जब भी आप लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं उस समय जो है गुणों के मिलान के साथ साथ जो है जो किया जाता है उसको हम मिलापक भी कहते हैं। इस तरह जैसे मैंने कहा था पिछली बार आपको बताया था कि टोटल जो है अष्टकूट में 8 बिंदुओं को गिना जाता है और 8 बिंदुओं को गिनने के पश्चात जो है कौन कौन से बिंदु होते हैं। सबसे पहले ये होते हैं वर्ण के बारे में बता चुकी हूँ, वैश्या बता चुकी हूँ, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण और विपुट, ये टोटल 7 गुण हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और लास्ट होता है 8 गुण और इन्हीं गुणों के हिसाब से भी इनको जो है इन्हीं नंबरों के हिसाब से ही इनको नंबर भी दिए गए हैं। तो इसलिए नाड़ी में जो है आपको 8 नंबर मिलते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर नाड़ी में ही प्राप्त होते हैं। तो अगर आप देखेंगे नाड़ियाँ जो है शास्त्र में बताई गई हैं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आद्या नाड़ी, दूसरी आती है मध्य नाड़ी, तीसरी आती है अत्यंत नाड़ी।
तो ये जो नाड़ियाँ होती हैं ये प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में विद्यमान होती ही होती हैं। अब आप हिसाब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर नाड़ी देखी कैसे जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो अपनी जन्म कुंडली होती है, उस जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, जिस राशि के जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वहीं से पता चलता है कि नक्षत्रों के आधार पर ही आपकी नाड़ी का निर्धारण किया जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं और उनमें से जो 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों में चंद्रमा को जो है नाड़ी के अनुसार बांटा गया है। तो आद्या नाड़ी में 9 नक्षत्र, मध्या नाड़ी में और अत्यंत नाड़ी में भी 9 नक्षत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा जो है जातक की एक ही को किसी न किसी एक नक्षत्र में होगा, उसी के अनुसार जो है उनकी नाड़ी देखी जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि जिन लोगों की नाड़ी आद्या है, तो कौन से नक्षत्र में ऐसे लोग जन्म लेंगे जिनकी नाड़ी आद्या होती है। तो आद्या नाड़ी में जो नक्षत्र आते हैं उनमें आता है जब चंद्रमा अश्विनी, आर्द्रा, पूर्णवसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, सतविशा तथा पूर्व भाद्रपद, इस नक्षत्रों में अगर जातक का जन्म हुआ है तो उनकी जो नाड़ी होती है वो आद्या नाड़ी मानी जाती है। अब आता है मध्यमा नाड़ी। जो मध्यमा नाड़ी होती है जब चंद्रमा भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो, तो जातक की जो नाड़ी मानी जाती है वो मध्यमा नाड़ी मानी जाती है। उसके बाद आता है अत्यंत नाड़ी। जब चंद्रमा कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा या रेवती नक्षत्र में होता है, तब जाकर के यहाँ पर जो जातक की नाड़ी होती है वो अत्यंत नाड़ी मानी जाती है। तो ये 3 नाड़ियों में ये 9 नक्षत्र बांटे गए हैं। अब होता क्या है कि कैसे पता चले कि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है या नहीं है, यानी जब कुंडली का मिलान किया जाता है, जब वर और वधु की कुंडली मिलान किया जाता है, तो अगर उनकी एक ही नाड़ी आ जाए तो नाड़ी दोष माना जाता है। मान लीजिए वर की कुंडली भी आद्या नाड़ी है और कन्या की कुंडली भी आद्या नाड़ी है, तो यहाँ पर आपको 0 अंक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई लड़का है, लड़के की नाड़ी जैसे मैंने कहा आद्या है और लड़की की नाड़ी भी अगर आद्या आ जाती है, तो यहाँ पर अगर आप विवाह करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको लगता है लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, बुलबुल सब अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अगर नाड़ी दोष निकला है, मतलब नाड़ी दोष उतना ही भयानक माना जाता है जितना भयानक मंगल दोष माना जाता है। तो इसीलिए अगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर नाड़ी दोष निकलता है तो आपको विवाह नहीं करवाना चाहिए। अब नाड़ी दोष अगर मान लीजिए कब नहीं होता है, और जब नहीं होता है वो कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है या नहीं, उसके लिए क्या करना होता है। एक लड़के की जिसके साथ भी आपका विवाह हो रहा है, तो कन्या और वधू दोनों की जो है, जब दोनों का अगर जन्म नक्षत्र एक ही नक्षत्र हो लेकिन वो नक्षत्र अलग अलग चरणों में पड़ा हुआ है। अभी जैसे मान लीजिए तुला राशि ले लीजिए, तो तुला राशि में जो है कन्या का जन्म हुआ है और वो चित्रा नक्षत्र में हुई है, और पुरुष का नक्षत्र कन्या राशि में के चित्रा नक्षत्र में ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि में भी चित्रा नक्षत्र आ गया आपका, और तुला में भी चित्रा नक्षत्र आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बेशक दोनों का नक्षत्र चित्रा है, लेकिन ये कन्या राशि का चित्रा है और ये तुला राशि का चित्रा है। तो जब एक ही नक्षत्र हो लेकिन अलग अलग चरण होते हैं, तब यहाँ पर नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है, यदि लड़का और लड़की दोनों की जन्म राशि एक ही है, उसके अगर मान लीजिए लड़के की भी जन्म राशि तुला है और लड़की की भी जन्म राशि तुला है, लेकिन इन दोनों के जो नक्षत्र हैं वो भी अलग अलग पड़े हुए हैं, तब भी जा कर के जो है इन दोनों का जो है नाड़ी दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि इनकी जो नक्षत्र है वो अलग अलग उसमें पड़ेगी। क्योंकि तुला राशि के अंतर्गत भी 3 नक्षत्र आते हैं, तब भी आपका नाड़ी दोष नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए यदि लड़का और लड़की दोनों का ही जन्म नक्षत्र एक है, लेकिन दोनों की जन्म राशियाँ भी अलग अलग हो जाती हैं, तब भी आपको नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अगर इस तरह से अगर आपकी कुंडली भी मिल जाती है तो आपका नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नाड़ी दोष का जो प्रभाव है, अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों का जो है और क्षत्रियों को नाड़ी दोष अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ता है। अगर मान लीजिए आपका विवाह हो चुका है, आपके पास कुंडली नहीं थी या किसी कारण से आपने अपना
प्रेम विवाह ही कर लिया है, कुंडलियों का मिलान नहीं किया है, लेकिन अगर बाद में पता चलता है कि आपकी कुंडली में आपको नाड़ी दोष नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई नाड़ी दोष दिखाई देता है, हालांकि नाड़ी दोष जो है विवाह से पहले ही देख लेना चाहिए, लेकिन हालांकि विवाह से पहले अगर आपको नाड़ी दोष के बारे में पता नहीं होता है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो है आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आप अगर ये वाले उपाय करते हैं तो यहाँ पर जो नाड़ी दोष के प्रभाव है ख़त्म तो नहीं होंगे, हाँ कुछ हद तक उन उपायों के द्वारा जो आपको संकट में डाल रहा है आपके वैवाहिक जीवन को, उसको जो है कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि नाड़ी दोष बहुत अधिक भयानक हो या किसी भी प्रकार का नाड़ी दोष निकल रहा हो तो वर या वधू की कुंडली में से किसी एक का जो है जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं उनकी मृत्यु तक होना भी लाजमी होता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वर हो या कन्या हो, अगर दोनों मध्यमा नाड़ी में उत्पन्न हुए होते हैं, दोनों की मध्यमा नाड़ी है, तो उस समय होता है क्या है कि पुरुष के प्राणों के ऊपर जो संकट ज़्यादा मंडराने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुरुष को महामृत्युंजय जाप अवश्य करवाना चाहिए, और ये 1 या 1.25 लाख का होता है। तो ब्राह्मणों के द्वारा आप ये जाप करवा सकते हैं। दूसरा, यदि कन्या और जो वर है दोनों की नाड़ी जो है अगर आदि भी आ जाती है और अत्यंत भी आ जाती है, यानी कन्या में आदि आ जाए और अत्यंत नाड़ी, आद्य नाड़ी हो या अत्यंत नाड़ी हो, अगर ये दोनों नाड़ी कन्या के इसमें आ जाती हैं तो यहाँ पर स्त्री को प्राण भय ज़्यादा रहते हैं। तो उस स्थिति में भी कन्या को महामृत्युंजय जाप करवाना होता है। लेकिन अगर पुरुष की और कन्या की दोनों की मध्यमा नाड़ी आती है तो उस समय पुरुष के प्राण के ऊपर ज़्यादा संकट मंडराने लगते हैं। दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं आपकी, देखिए महामृत्युंजय का जाप तो आपको करवाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे दोष मिट जाएंगे, इससे कम जरूर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जब भी आप लोगों की सालगिरह होती है और जो भी एक नाड़ी दोष आप दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो जब भी आपकी सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, तब दोनों वर वधू जो है किसी भी मंदिर में जाके ब्राह्मण के सामने उनका संकल्प लीजिए कि हम आपको दान करते हैं। तो उस समय आप अपनी क्षमता के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है आप गाय का दान कर सकते हैं या फिर आप स्वर्ण का दान कर सकते हैं, और ये जरूर आपको करना चाहिए, ये भी एक उपाय है। लेकिन ये भी आपको एक ही, जिस तरह से महामृत्युंजय जाप करना है उसी तरह से गाय का और स्वर्ण का भी दान आपको एक ही बार करना है। लेकिन हमेशा सालगिरह आने पर आप हर बार तो गाय का और स्वर्ण का दान नहीं कर सकते हैं। तो उस समय आप दोनों हस्बैंड या वाइफ, और खासकर जिसके प्राणों के ऊपर ज़्यादा संकट होता है, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी के प्राण के ऊपर, चाहे कन्या के प्राण के ऊपर संकट ज़्यादा है या वर के प्राण के ऊपर संकट ज़्यादा है, तो आपको अपनी सालगिरह के दिन अपने वजन के बराबर जो है अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो भोजन भी करवाना चाहिए। और भोजन करवाने के पश्चात जो आपके ब्राह्मण हैं उनको जो है कुछ वस्त्र और कुछ जो है धन भी दान में अवश्य देना चाहिए। तो ये उपाय आप जरूर करिए अगर आपकी कुंडली में, अगर आपने नहीं देखा है और नाड़ी दोष निकल गया है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। और अष्टकूट मिलान की श्रृंखला में आज ये यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि अष्टकूट में जो 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही रोचक चीज़ें कि मैंने आपको अपने जब वीडियो स्टार्ट किया था उस समय मैंने कहा था कि 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं शास्त्रों में। आखिर ये 8 प्रकार के विवाह जो हैं कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उनके नाम बताए थे, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। और तो ये अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर शास्त्रों में ऐसे कौन से 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है, कैसे पता चलेगा कि आपका विवाह कौन से नंबर पर आता है। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।